हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे ग्रेविटेशन के बारे में और हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो चलिए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड तो एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि हर एक मास अपने आसपास एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर देता है जहां तक उसका प्रभाव जाता है। तो उस रीजन को, उस क्षेत्र को, उस एरिया को, उस स्पेस को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो मान लीजिए अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कोई इंसान अर्थ से मून की तरफ सीधा जा रहा है तो अगर वो किसी तरीके से रुक गया, मतलब है ना, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगी। फिर और आगे जा रहा है तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि जहां पे वो दोनों जगह फंस जाएगा, मतलब ना वो अर्थ के इन्फ्लुएंस में इधर आया ना मून के इन्फ्लुएंस में। और अगर थोड़ा और आगे चला जाए तो फिर मून उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि मून की अपनी भी ग्रेविटी है। मून तो बहुत बड़ी चीज है। तो देखा जाए तो एक पॉइंट ऐसा भी आया जहां पे कि वो त्रिशंकु बन गया, अटक गया, मतलब ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो वो न्यूट्रल पॉइंट हो गया। समझे बच्चों? तो न्यूट्रल पॉइंट को समझाएंगे कैसे? हम यही तो कहेंगे कि भाई वहां पे जो अर्थ का इफेक्ट है और जो मून का इफेक्ट है वो बराबर हो गया, तो उस इफेक्ट को ही ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। समझे? अब जब हम अर्थ के आसपास होंगे तो अर्थ का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, मून के आसपास होंगे तो मून का ज्यादा होगा। कोई एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पे वो बराबर होगा, तो वो फील्ड वर्ड दे दिया जाता है उस इन्फ्लुएंस को ही। समझे? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इट मे बी डिफाइंड as the space around a mass in which another mass can experience gravitational पुल या फोर्स ऑफ द गिवन मास। अनदर पार्टिकल लिख देता हूं मैं, है ना। पार्टिकल मस्ट बी हैविंग मास, है ना। पुल ऑफ द गिवन मास। तो गिवन मास का ग्रेविटेशनल पुल वो एक्सपीरियंस कर सकता है। तो अब आप ऐसे समझो कि जैसे ये मान लो एक बहुत बड़ा सा शीट है, एक फ्लेक्सिबल कपड़े की एक शीट है या रबड़ की शीट है। तो यहां पे आपने एक भारी सा पत्थर रख दिया, तो ये जो शीट फ्लैट थी ये ऐसे गड्ढानुमा बन गई, है ना, ऐसे। और इधर से भी, है ना। समझ रहे हैं बच्चों? मतलब ये गड्ढा सा बन गया इसके अंदर। तो अब इस गड्ढे में अगर यहां पे मैंने कोई पार्टिकल छोड़ दिया तो वो इस तरफ भागेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, इसमें यहाँ पे एक और मास डाल देते हैं। सपोज करो तो ये मैंने एक और मास यहाँ पे डाल दिया, तो उसका गड्ढा ऐसे बन गया। समझे? तो अगर मैं यहाँ पे मास छोड़ूंगा तो इधर जाएगा, यहाँ पे छोड़ूंगा तो भी इधर ही जाएगा, यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये इधर जाएगा, पर यहाँ पे कहीं पे ऐसा हो जाएगा जहां पे ये फ्लैट बन जाएगा। तो ये वो न्यूट्रल पॉइंट हो गया। समझे बच्चों? तो क्योंकि ये मैंने बहुत भारी मास डाल रखा है ना, वेरी हैवी मास, बड़ा दिखा रखा है मैंने,
और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ही मास डाला, तो उसकी वजह से जो गड्ढा है वो छोटा सा ही हुआ। तो अगर मैं थोड़े बराबर बराबर मास के डाल देता, समझ रहे हो? देखो जैसे ये आपका एक फैब्रिक हो गया फ्लेक्सिबल, तो यहाँ पे हमने एक मास डाल दिया और एक यहाँ डाल दिया, है ना। तो ये जो फैब्रिक है वो नीचे दब गया यहाँ पे और यहाँ भी दब गया, है ना। अब क्योंकि ये थोड़ा छोटा ही है लेकिन पहले से बड़ा है, तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे इन्फ्लुएंस इधर को आ रहा है, इस पॉइंट पे इन्फ्लुएंस इधर को आ रहा है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। तो ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, समझे बच्चों? न्यूट्रल पॉइंट। सो दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट जहां पे कि इन्फ्लुएंस जीरो हो गया। तो होपफुली आप समझ गए। अब ये एक एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। तो वास्तव में क्या कहते हैं, मतलब एक तरीके से विजुलाइज करने के लिए कि ग्रेविटी होती क्या है। तो एक बड़ा सा स्पेस है, उस स्पेस में हर एक मास अपने आसपास उस स्पेस में गड्ढा प्रोड्यूस कर देता है। तो जो जितना भारी मास होगा उतना बड़ा गड्ढा प्रोड्यूस कर देगा। अगर ब्लैक होल ले लेंगे तो वो इनफाइनाइट गहराई का गड्ढा प्रोड्यूस कर देगा, उसमें तो जो जाएगा वापस ही नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से, और ये छोटा गड्ढा है, ये बड़ा गड्ढा है, तो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो छोटे वाले के पास आ गया। इसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो रहा है, इसमें ये दूर दूर तक के पार्टिकल को इन्फ्लुएंस में ले रहा है। तो it may be defined as the space around a mass in which another mass या another particle can experience a gravitational force। क्योंकि पार्टिकल में मास तो होगा ही, है ना, having mass can experience gravitational pull of the given mass। समझ रहे बच्चों? क्योंकि पार्टिकल विदाउट मास तो नहीं होगा। हालांकि फोटॉन है जो कि पार्टिकल विदाउट मास है, बट ग्रेविटी का पुल उस पर भी लगता है। फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन की ग्रेविटेशनल थ्योरी यूज होती है। तो हमें वो पढ़नी नहीं है, हमें पढ़नी है सिर्फ न्यूटन की थ्योरीज। अब एक टर्म आती है जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या होती है ये समझते हैं इसको। देखिए, असल में इसके लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं आई। कुछ किताबों में आई जी यूज होता है ना। आई भी ठीक है, आई जी भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो वैसे तो कई बारी इसी को ग्रेविटेशनल फील्ड भी कह देते हैं, मतलब शॉर्ट में, है ना, बातों बातों में कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये सिर्फ स्पेस की बात है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो मतलब ज्यादातर लोग जब कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बताओ, तो वो एक्चुअली इंटेंसिटी की वैल्यू बता रहे होते हैं। तो अगर कहीं पे लिखा है ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू इतनी है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी है। तो अब देखो क्या होता है इसकी डेफिनेशन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट in space is defined as the force experienced by unit mass placed at that point। किसी पॉइंट पे जो यूनिट मास रखेंगे हम, उस पॉइंट पे जितना फोर्स लगेगा यूनिट मास पे, वो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा।
जैसे कि मान लीजिए आप यहां पे हमने एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास m है और ये p कोई पॉइंट है, p का पोजीशन वेक्टर r है o के रेस्पेक्ट में, है ना। तो हमें p पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट p, मतलब अगर आप कह रहे हैं ग्रेविटेशन फील्ड एट p या ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट p, दोनों का एक ही मतलब है। हम क्या करेंगे, वी पुट अ पार्टिकल ऑफ मास m0 एट p। हम m0 का मास का एक पार्टिकल p पे पुट कर देते हैं, तो ये हमने पुट कर दिया। अब उस पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो वो फोर्स F है, ये मैं मिटा देता हूं यहां से ना। तो देखो बच्चों, लेट F be the force on mass m0 at p। तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है ना, तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा ना वो इस तरफ लगेगा, मतलब r के अपोजिट लगेगा। तो F की वैल्यू हो जाएगी g m m0 अपॉन r स्क्वायर इंटू माइनस का r कैप, प्लस कार कैप नहीं माइनस कार कैप, क्योंकि माइनस प्लस कार कैप तो इस तरफ होगा, माइनस कार कैप इस तरफ होगा। तो अब बाय डेफिनेशन, इंटेंसिटी की डेफिनेशन है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। तो बाय डेफिनेशन जो I है उसकी वैल्यू होती है IG की, क्या है ना, F बाई m0, ये होती है वैल्यू। F फोर्स किस पे लगा, m0 मास पे, तो यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स हो गया F बाई m0। तो कुल मिला के IG की वैल्यू आ गई F बाई m0, यानी कि IG की वैल्यू आ गई आपकी जी m बाई r स्क्वायर इंटू आर कैप विद माइनस साइन। अब कई बार हम जो है ना, ये मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, तो हम ये माइनस भी हटा देंगे, आर कैप भी हटा देंगे, वेक्टर भी हटा देंगे। तो IG मैग्नीट्यूड वाइज माइनस की जरूरत नहीं है जब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, gm by r square, so this is it। माइनस साइन कुछ बहुत ज्यादा चीज नहीं बता रहा है, बस इतना ही बता रहा है कि जो फोर्स लगेगा वो रेडियली इनवर्ट लगेगा, मतलब वो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप नोट कर लो। मुझे लगता है आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं। देखिए अब क्या कहते हैं हाँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है जी, ये पार्टिकल है जिसका मास है m और ये पार्टिकल है जिसका मास है
9m मान लीजिए, है ना, ये B पे और ये A पे, इनके बीच में डिस्टेंस है D। अब यहां पे पॉइंट है P जो कि x डिस्टेंस पे है, तो x की क्या वैल्यू हो ताकि पॉइंट P पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that net gravitational field at P is 0। तो अब देखिए हम करेंगे क्या, इस m मास का फील्ड निकालेंगे और उधर 9m का निकालेंगे और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो gm by x square is the field due to mass m and it will be toward left। इसको हम IA कह सकते हैं, है ना, IA वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस का I कैप हो जाएगा, ठीक है। अब 9m का फील्ड निकालेंगे जो कि IB आ जाएगा इस तरफ, है ना। तो IB G इंटू 9m बाई D माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में I कैप, ये उस तरफ हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि एक माइनस है एक प्लस है, तो इन दोनों का सम 0 कर देते हैं। तो IA प्लस IB इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9gm बाई D माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस gm बाई एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट I कैप इज इक्वल टू 0। अब I कैप तो एक यूनिट वेक्टर है, तो यही वाली चीज 0 होनी चाहिए। सो दिस गिव्स मी 9gm बाई D माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू gm बाई एक्स का स्क्वायर। असल में हम अपना सॉल्यूशन यहाँ से भी शुरू कर सकते थे। हम ये कह सकते थे कि देखो एक फील्ड हम निकालेंगे A का, एक फील्ड हम निकालेंगे B का, और दोनों की डायरेक्शन हमें साफ दिख रहा है कि अपोजिट है, तो अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर रख दें तो आंसर आ जाएगा। अब gm से gm काट देते हैं और इसका अंडर रूट इसको इधर ले आते हैं, तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आप स्क्वायर मत खोलिए और बस इसका अंडर रूट ले लीजिए सीधा। तो अगर आप अंडर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू D माइनस एक्स। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप लिख लीजिए कि इसको x को इधर ले आइए, 4x इज इक्वल टू D। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है D बाई 4। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू आप D बाई 4 डाल दीजिए। तो बस हमें पता लग गया। अब इसका एक और तरीका भी है, वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा उसमें मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, वो ओरली हो जाता है, ठीक है। देखिए बता देता हूँ। तो वो ये है कि जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी यानी किसकी इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मान लो कि इस m मास के चलते यहाँ पे जो इंटेंसिटी क्रिएट हुई है वो I क्रिएट हुई है, I x डिस्टेंस पे। तो थोड़ी कुछ सेकंड के लिए मान लो ये भी x है, तो अगर ये भी x है तो ये 9 गुना मास है, तो ये 9I हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर ये I है तो ये भी I हो। तो इस फील्ड को 1/9 टाइम्स करने के लिए आप x को बढ़ाओगे, तो जब आप x को दुगुना करते हो तो फील्ड 1/4 रह जाता है, जब आप x को 3 गुना कर देते तो 1/9 रह जाता है। तो अगर 9I का 1/9 कर देंगे यानी 3 गुना कर देंगे इस डिस्टेंस को, तो 9I का I रह जाएगा फिर वो, क्योंकि 1/9 हो जाएगा। तो कुल मिला के मास के 9 गुना होने से फील्ड 9 गुना हुआ था और डिस्टेंस के 3 गुना होने से फील्ड 1/9 गुना हुआ। तो इस m का जितना फील्ड है उतना ही फील्ड इस 9m का है, क्योंकि मास तो ये भले ही 9 गुना है पर ये डिस्टेंस 3 गुनी है। तो अब ये 3x और x 4x जो है वो d के बराबर हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू d/4 हो गई। सो दिस इज सो गुड मेथड, ठीक है ना। अब अगर यहीं पे ये 4m दे देता, ठीक है, तो अब होता क्या कि अगर ये डिस्टेंस भी x होती, देखो ये डिस्टेंस x होती तो ये 4i प्रोड्यूस कर देता, ये 9i।
अब 4i को i बनाना है तो यहाँ पे 2 डालो, है ना। 9i को i बनाना है तो यहाँ पे 3 डालो, तो ये दोनों के फील्ड बराबर हो गए। मतलब जितने गुना मास है उसके अंडर रूट गुना यहाँ पे डिस्टेंस कर दो। यहाँ पे 9 गुना मास है, 3 गुना डिस्टेंस कर दो, तो कुल मिला के ये 5x हो जाता। तो 5x इज इक्वल टू d, तो x इज इक्वल टू d बाई 5। बट अगर डिस्टेंस पूछता AP तो AP की वैल्यू डाल देते, तो AP इज इक्वल टू 2d बाई 5 और आपका BP इज इक्वल टू 3d बाई 5। समझे बच्चों? ऐसे करके आंसर आ जाता। आई होप आप समझ गए। तो कोई भी मान आप कर सकते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं 25 डाल देता हूँ, ठीक है। तो 25 डाल दूंगा तो फिर मुझे इसको 5x करना पड़ेगा। 5x ये, 3x ये, 8x हो गए। तो 8x इज इक्वल टू d, तो ये d बाई 8 है ना। और फिर हमें AP चाहिए, तो AP हो जाएगा 5d बाई 8। समझ रहे? इट विल बी 5d बाई 8 एंड दिस विल बी 3d बाई 8। समझ गए बच्चों? अब मान लो यहाँ पे 25m ना होके 49m है, यहाँ पे 9m की हो जाएगा, तो इसको हम 7x कर देंगे। 7 और 5 12, तो ये 12x हो गया। 12x इज इक्वल टू d, तो d बाई 12। समझ रहे हो बच्चों? अब ये हो जाएगा आपका 5d बाई 12 और ये हो जाएगा आपका 7d बाई 12, है ना। मतलब बहुत ही मजेदार है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर ये दोनों mm ही होते तो दोनों mm होते तो ये भी डिस्टेंस x होती, ये भी x होती, है ना। तो 2x इज इक्वल टू d, तो x इज इक्वल टू d बाई 2, तो AP भी d बाई 2 और BP भी d बाई 2। समझ रहे हैं ना बच्चों? सो दिस इज सो सिंपल, ठीक है। तो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे 9m था, तो 9m है तो ये x है, तो ये 3x हो गया, तो ये 4x हो गया, है ना। तो 4x जो है वो d बाई 4 हो गया, तो AP हो गया हमारा d बाई 4 और ये हो जाएगा हमारा 3d बाई 4। तो होपफुली आप समझ गए बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार है न्यूट्रल पॉइंट निकालना। अब हम अर्थ और मून पे देखते हैं, ठीक है। तो देखो अर्थ और मून के लिए कहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो बच्चों ये मान लो अर्थ है ना। और ये मून है। तो अर्थ की रेडियस मान लो RE है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 59 RE होती है बच्चों। यानी अर्थ की सरफेस से मून के सेंटर की डिस्टेंस, तो अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर की डिस्टेंस 60 RE हो गई। वैसे तो मास ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6 × 10⁻24 kg, समझे। और जो मून का मास होता है वो अर्थ के मास का 1/81 टाइम्स होता है। तो मास ऑफ मून जो होता है वो होता है मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 81। तो अब हमें यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बताना है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो अब मान लो कि ये मून है ना, तो मून के सेंटर से ये डिस्टेंस x है। तो क्योंकि अर्थ का मास तो 81 टाइम्स है ना, तो ये डिस्टेंस 9x होनी चाहिए। समझ रहे हो बच्चों? सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, तो 9x प्लस x 10x हो गया। तो 10x इज इक्वल टू 60 टाइम्स RE। तो यहां से x इज इक्वल टू 6 RE आ गया। अब ये डिस्टेंस अगर 6 RE है तो हमें तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना अर्थ के सरफेस से, तो 6 ये 53 RE हो गया एक तरीके से। सो अर्थ और मून का जो न्यूट्रल पॉइंट है वो अर्थ सरफेस से 53 RE डिस्टेंस पे होगा। सो द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ अर्थ एंड मून system
is at a distance (53 RE from surface of Earth. और अगर फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ निकालना हो तो 54 RE. ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे करके इसका आंसर आ जाता है. तो और अगर फ्रॉम सेंटर ऑफ मून निकालना हो तो 6 RE. और ये आप समझ गए हैं क्योंकि इसका मास 81 टाइम्स है ना, तो इस डिस्टेंस को 9 टाइम्स करना पड़ेगा आपको. तो होपफुली आपको ये समझ आ गया. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखो बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 मासेस हैं. यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, यहाँ पे भी एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और यहाँ पे भी एक पार्टिकल है जिसका मास m है. ये मीडियन हो गया, ये भी मीडियन हो गया, और ये भी मीडियन हो गया. ये A है, ये B है, और ये C है, ये O है. तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड L है. ये भी L साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना. ये भी L साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो अब ये बताना है कि O पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा. फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट O. तो देखिए करते हैं फाइंड. तो सबसे पहले हम इस m का फील्ड निकालेंगे, तो वो इस तरफ आ जाएगा. मान लो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई है. फिर इसका निकालेंगे तो वो इस तरफ आ जाएगा, वो भी आई हो जाएगा, है ना. फिर इस तरफ निकालेंगे तो ये भी आई आ जाएगा. समझ गए बच्चों. तो तीनों फील्ड आई आ गए. तो एक को हम I1 लिख देते हैं. मान लो ये I1 है, ये I2 लिख देते हैं, फिर ये I3 लिख देते हैं. ठीक है. अब देखो एक काम करते हैं, इन सबको ना वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं. ठीक है. तो ये O पॉइंट हो गया. और वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बना दी. ठीक है, ग्रीन कलर से. दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस. तो आप देख सकते हो कि सबसे आसान तो मेरे लिए I1 को ही लिखना है. तो I1 इज जस्ट I इंटू में J कैप. I1 एज ए वेक्टर. अब देखो ये जो एंगल होगा ना, ये 30 डिग्री होगा. ये जो एंगल होगा यहाँ पे बनने वाला ये 60 डिग्री होगा. ऐसे ये एंगल 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हुआ, या फिर ये 30 डिग्री हुआ, है ना, मतलब एक्स एक्सिस से. तो I3 एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे है. समझ रहे बच्चों. ये लिख देता हूँ मैं 30 डिग्री. सो दिस एंगल इज 30 डिग्री. ये भी 30 डिग्री है. वो नेगेटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री है. तो जब मैं I का x कंपोनेंट लूंगा तो y cos 30 आएगा. किसी भी वेक्टर का cos कंपोनेंट है ना, तो वो इसी डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया ना. तो अब देखो I3 जब लिखेंगे तो I cos 30 इंटू में I कैप, और माइनस I sin 30 इंटू में J कैप. तो इसका जो J कंपोनेंट होगा ना वो साइन होगा, क्योंकि ये 30 का एंगल ले लिया ना मैंने ये वाला. तो जब J कंपोनेंट लूंगा तो साइन होगा. तो माइनस में हो गया क्योंकि नीचे को हो गया. तो I sin 30 इंटू में J कैप. अब इसका देखो I2 का. I2 का जो x कंपोनेंट है वो नेगेटिव है और J कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव है. तो I2 का जो x कंपोनेंट है वो है माइनस I cos 30 I कैप, और माइनस का ही I sin 30 J कैप, है ना. तो आप देख सकते हो कि I2 और I3 का अगर मैं सम ले लूं तो ये cos कंपोनेंट कट जाएंगे और sin कंपोनेंट जुड़ जाएंगे. तो I2 प्लस I3 कितना आ गया
माइनस कॉमन आई साइन 30 जे कैप और माइनस आई, है ना, आई साइन 30 जे कैप, तीनों के दोनों कंपोनेंट जुड़ गए। तो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू माइनस 2I साइन 30 जे कैप, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अब साइन 30 1/2 होता है, तो ये माइनस आई इंटू में जे कैप हो गया। अब देखो अगर मैं I1 जोड़ दूं तो I1 तो प्लस आई जे कैप है, तो जीरो आ जाएगा नेट। तो इसका मतलब I1 क्या है, प्लस का I इंटू में जे कैप। तो इसको और इसको तीनों को जोड़ दूंगा मैं, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू सॉल्व हो के आ जाती है 0। समझ रहे हैं बच्चों? सो दिस इज द आंसर। तो होपफुली आप लोग समझ गए कि I1 प्लस I2 प्लस I3 कम्स आउट टू बी 0। तो वैसे हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी दो वेक्टर, आप ये देखो दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल 120 है ना। मिटाता हूं इसको, बताता हूं। हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास तीन वेक्टर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है ऊपर को, एक आ रहा है इस तरफ, एक आ रहा है इस तरफ। ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है। इसका नाम I1 इक्वल्स टू आई है, इसका नाम I2 इक्वल्स टू आई है, इसका नाम I3 इक्वल टू आई है। तीनों बराबर है। ये एंगल 120 का है, ये भी 120 का है, ये भी 120 का है, ठीक है। तो अब इनका रिजल्टेंट लेना है। तो कायदे से इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में ले सकता हूं मैं? अगर मैं इधर को ले लेता हूं तो फिर ये सिमेट्रिक गड़बड़ा जाएगी। तो इसका रिजल्टेंट इस पूरे प्लेन में कहीं आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक बन रही है। और अगर मैथमेटिकली करेंगे तो हम ये कहेंगे देखो इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, है ना। तो कुछ ऐसे लेना पड़ेगा, समझ रहे हो बच्चों? तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल एंड अपोजिट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? I1 और I3 का रिजल्टेंट I2 के इक्वल एंड अपोजिट आ जाएगा। अब वो इक्वल कैसे है, मतलब मान लो ये रिजल्टेंट है ना IR। तो देखो IR इन दोनों के इक्वल कैसे है, तो दो तरीके हैं समझाने के। या तो ये देखो कि ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। तो IR जो है ना वो I cos 60 प्लस I cos 60 हो गया, है ना। तो 2I cos 60 हो गया, तो 2 इंटू आई इंटू cos 60। cos 60 अपने आप ही 1/2 है, तो 2 इंटू 1/2 बस I आ गया। तो IR की न्यूमेरिकल वैल्यू आई है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि दो वेक्टर जो 120 के एंगल पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट तो हम निकाल ही सकते हैं ना। तो देखिए रिजल्टेंट निकाल देते हैं। तो IR इज इक्वल टू रूट अंडर I स्क्वायर प्लस I स्क्वायर प्लस 2II इंटू cos 60 डिग्री। तो ये हो गया नो cos 120 डिग्री, क्योंकि 120 के एंगल पे एक्ट कर रहे हैं ना I1 और I3। समझ रहे हो बच्चों? तो I स्क्वायर प्लस I स्क्वायर प्लस 2I स्क्वायर इंटू cos 120 जो कि माइनस 1/2 होता है। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, माइनस आ गया, तो ये हो गया I स्क्वायर प्लस I स्क्वायर माइनस का I स्क्वायर, है ना। तो कितना आ गया, I स्क्वायर आ गया, बस उसका अंडर रूट I आ गया, क्या है ना बच्चों। तो होपफुली आप लोग समझ गए कि रिजल्टेंट आ जाएगा I। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर हैं, होती हैं। चारों कॉर्नर पे 4 पार्टिकल्स पड़े हुए हैं mm मास के।
तो ये एल लेंथ है, ठीक है, ये भी एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है। तो O पे नेट ग्रेविटेशन फील्ड बताना है। टू फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट O। तो अब देखो कैसे करेंगे। तो ये आई हो गया, ये भी आई हो गया, ये भी आई हो गया, ये भी आई हो गया, ठीक है। तो चारों फील्ड आई हो गया, तो अब ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई। तो आई नेट इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैं कंपोनेंट करूं तो उससे कुछ फायदा नहीं है। अब ये चारों फील्ड बराबर क्यों आए, क्योंकि ये जो O से मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो O A से B की डिस्टेंस L√2 है, तो A से O की डिस्टेंस L√2 का आधा यानी L/√2 हो जाएगी। ऐसे ये भी L/√2 हो जाएगी, ये भी L/√2 हो जाएगी और ये भी L/√2 हो जाएगी। तो जब ये L/√2 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 हो जाएंगी तो फिर तो बहुत सिंपल ही है, नेट फील्ड 0 आ जाएगा और क्या है, ठीक है ना। तो आई होप इट इज फाइन और इसमें अब कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक हेक्सागन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके छह कॉर्नर्स हैं। तो यहां पे हमने एक मास डाल दिया, यहां भी 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 एक मास डाल दिया। तो ये साइड एल हो गई, ये भी 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 एल हो गई। अच्छा, अगर हम प्रूव करना चाहें तो ये भी एल और 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 ये भी एल आ जाएगी। तो यानी हमारे पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे, है ना, जो कि सब O से जुड़े हुए हैं, मतलब सबका एक वर्टेक्स तो O है। तो हमें O पे फील्ड चाहिए। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम इसका नाम A रख देते हैं, B रख देते हैं, C D E F, है ना। A की वजह से जब हम फील्ड निकालेंगे तो वो इस तरफ आएगा, मान लो कि आई, है ना। B की वजह से निकालेंगे तो इस तरफ आएगा आई, C की वजह से निकालेंगे तो इस तरफ आएगा आई, D की वजह से निकालेंगे तो इस तरफ आएगा आई, E की वजह से निकालेंगे तो इस तरफ आएगा आई, है ना। F की वजह से निकालेंगे तो इस तरफ आएगा आई। तो ये सारे फील्ड जब बराबर आ गए तो नेट फील्ड हो जाएगा 0। समझे बच्चों। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट O विल बी इक्वल टू 0। अब तो इस तरीके से हम कंक्लूड करते हैं कि अगर मान लो कोई भी रेगुलर फिगर है जिसमें रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर ऑक्टागन है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, तो उसके अगर सभी कॉर्नर्स पे इक्वल मासेस रखें तो नेट फील्ड 0 आ जाएगा। अब मान लो कि मैं ये एक मास हटा देता हूँ, नेट फील्ड पूछता हूँ, तो ये वाला वेक्टर गायब हो गया। तो अब अगर ये वाला वेक्टर गायब हो गया तो अब नेट फील्ड कितना है। तो बच्चों ध्यान से देखो
ये दोनों आपस में काट रहे हैं, ये दोनों आपस में काट रहे हैं, तो बस यही वाला बचा ना, यानी O से C की तरफ बचा। तो आप ऐसे समझो जैसे F का फील्ड था ना, मतलब एक तरीके से ये था कि IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID प्लस IE प्लस IF, ये सब जोड़ जाड़ के 0 आ रहा था ना। तो आपने F का मास हटा दिया, तो IF हटा दिया आपने। तो जब आप IF हटा देंगे तो आप कहेंगे नेट I नेट जो आएगा वो आएगा अब IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID प्लस IE, है ना। तो देखा जाए तो अगर मैं इन सब को रखूं, है ना, इन सब का रिजल्टेंट निकालूं तो वो यहां से निकल जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ IF। तो दिस इज माइनस ऑफ IF, बस ये आ गया I नेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ IF। समझ आया बच्चों? तो मतलब सिंपल ये है कि अगर यहाँ पे मास m होता और मैं 6 का फील्ड निकालता तो 0 होता। अब यहाँ पे मास m है नहीं और मुझे फील्ड निकालना है, तो उसकी ट्रिक ये है कि इन सभी में माइनस m जोड़ दो, सब में माइनस m जोड़ दो, क्योंकि माइनस m, हालांकि माइनस m एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर मान लो कि एग्जिस्ट करता है, जस्ट कल्पना कर लो। तो अगर मैं सब में माइनस m जोड़ दूँ तो मैं यहाँ पे माइनस m जोड़ूंगा तो यह माइनस m आ जाएगा, यहाँ पे माइनस m जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो मुझे इस माइनस m का फील्ड निकालना है, तो प्लस m का फील्ड इस तरफ होता है, तो माइनस m का फील्ड इससे आगे की तरफ हो जाएगा, यानी फील्ड की वैल्यू तो हो जाएगी GM माइनस G इंटू माइनस M, है ना, बाई L स्क्वायर। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, यानी GM बाई L स्क्वायर। अगर आप माइनस वगैरह का ध्यान दो भी नहीं तो बस इतना याद रखो कि O से F की तरफ ना हो के F से O की तरफ हो जाएगा, समझे ना। तो टुवर्ड्स FO। अगर ये माइनस m आपको कंफ्यूज भी कर रहा है ना तो बच्चों, तो आप बस ये याद रखो कि यहाँ पे एक आप मास मान लो m, उसका फील्ड निकाल के उल्टा कर दो, तो m के फील्ड का उल्टा कर दो। मतलब अगर यहाँ 5 मास थे तो उन 5 को हटाओ, यहाँ पे एक m रखो, उस m के फील्ड को उल्टा कर दो माइनस। अब तो ठीक है, समझ गया ना बच्चों, क्योंकि उल्टा करोगे तो फिर ये प्लस करोगे टुवर्ड FO कर दोगे ना, ये तो उल्टा कर दिया ना आपने, है ना, माइनस। तो टुवर्ड्स OF, माइनस लगाओ टुवर्ड्स OF लिखो, या माइनस हटा के टुवर्ड FO कर दो, बात बराबर है। समझे बच्चों? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अब देखिए बताता हूं मैं कैसे करना है क्वेश्चन लास्ट में। मान लीजिए कि हमारे पास पांच पार्टिकल हैं, ठीक है, तो ये पेंटागन बन गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पे सेंटर है इसका, ठीक है ना। कभी परफेक्ट तो बनेगा ही नहीं बच्चों। तो ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, ये D मान लेते हैं और ये E मान लेते हैं। तो O पे नेट फील्ड तो 0 होगा बाई सिमेट्री। तो IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID प्लस IE मस्ट बी इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। अब मान लो कि हमने E से M को उड़ा दिया। नाउ फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट O। नाउ फाइंड ग्रेविटेशनल
फील्ड एट O, तो वो हो जाएगा आई नेट इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस आई डी, एंड बाई दिस दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई, सो दिस इज माइनस ऑफ आई। अब माइनस ऑफ आई का मतलब ई पे एक मास m मानो, उसका फील्ड निकालो और उसको उल्टा करो। तो यहां से मैं m मास से जुड़ा देता हूं और ई पे एक मास m रख देता हूं, उसका फील्ड निकाल देता हूं और उसको उल्टा कर देता हूं। तो माइनस को रहने दो, तो जी एम बाई, मान लो ये डिस्टेंस l है ना, l का स्क्वायर। अब ये टुवर्ड्स ओ ई आएगा, है ना। अब आप माइनस हटा दो और जी एम बाई एल स्क्वायर लिख दो और इसको टुवर्ड्स ई को कर दो, बस ये आ गया। अब यहाँ से एम भी हटा दो, वही सब रख दो यहाँ वापस, है ना। ये हो गया बच्चों। आई ई का मतलब हुआ, अब इस माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर, तो जी एम अपॉन एल स्क्वायर टुवर्ड्स ओ ई, माइनस ये बता रहा है कि टुवर्ड्स ओ ई मत करो, टुवर्ड्स ई ओ कर दो, तो ये माइनस हट गया, टुवर्ड्स ई ओ कर दिया। तो इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो निकाल सकते हैं। एक पेंटागन है जिसके 4 कॉर्नर पे मासेस हैं और 5वां कॉर्नर खाली है, तो वो कोई भी कॉर्नर हो सकता है, तो मैंने उसका नाम ई ले लिया है, तो उसका नाम कुछ और भी हो सकता था। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बाई चांस एग्जामिनर ने ये डिस्टेंस एल दे रखी है और आपको, है ना, ये डिस्टेंस या तो आर दे रखी है, ठीक है, आपको एल की टर्म में निकालना होगा ना, तो एल निकालना पड़ेगा आपको। तो उसकी ट्रिक ये है बच्चों कि आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये एंगल 36 डिग्री हो जाता है ना, और ये डिस्टेंस r/2 हो जाती है, तो ये तो एल हो ही जाएगा क्योंकि सारे तो एल ही रहेंगे। तो आप लिखिए साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू r/2 डिवाइडेड बाई एल, तो यहाँ से एल की वैल्यू हो जाएगी r/2 इंटू में साइन 36 डिग्री। 37 नहीं, 37 की वैल्यू तो हमें पता है 3/5 होती है, 36 की जो है ना वो निकालनी पड़ेगी, बड़ी खतरनाक सी आएगी, मतलब क्लोज टू 3/5 ही आएगी। रफ में कैलकुलेशन करनी हो तो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, 36 की वैल्यू निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये एल आ गया, तो यहाँ पे एल की वैल्यू डाल देंगे, आ जाएगा आंसर। मतलब ये तब की बात है जब 2 मासेस के बीच में आपको r डिस्टेंस दे रखी हो, ठीक है। या फिर उल्टा भी कर लो, मान लो ये एल दे रखा है आपको, है ना, तो फिर ये l/2 हो गया, इसको r मान लो, ये भी r हो गया, है ना, तो फिर यहाँ पे r² डालेंगे आप, ये भी r² हो जाएगा। फिर इसका रेशो लेंगे, तो रेशो आ जाएगा l/2 डिवाइड बाई r, है ना, तो यहाँ से r आ गया आपका l/2 साइन 36, है ना। तो साइन 36 की वैल्यू 3/5 अगर मैं डाल दूँ तो 3/5, 5 चल जाएगा ऊपर, तो 5l/6 हो जाएंगे, लगभग में आ गया ये, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि साइन 36 की वैल्यू निकालना थोड़ा कठिन काम है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर बाई चांस निकालनी ही आई वैल्यू साइन 36 की तो कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है। साइन 36 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, है ना, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2 थीटा इज इक्वल टू, है ना, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाती है आपकी साइन 3 थीटा की, साइन 3 थीटा की वैल्यू होती है आपकी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। शायद से अगर मैं थीटा को 30 डिग्री रख के देखो तो 3/2 माइनस, ठीक है, तो cos 3 थीटा की वैल्यू आती है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना।
अगर मैं 90 डाल के देखूँ तो 30, 4 इंटू में 3/4 माइनस 3 4 कॉस क्यूब थीटा कॉस 30 होता है आपका √3/4 इंटू में 3√3/4 है ना 2√2। एक सेकेंड, √3/2 है ना, हाँ तो क्यूब हो गया 2√2 माइनस 3 इंटू में √3/2 ये पड़ गया, वो आ गया 4 इंटू में cos 30 3√3/2√2 माइनस 3 इंटू में 3 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos थीटा 3 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos थीटा। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ भी नहीं, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 की पावर 3 तो 3√3/2 इंटू 4 से 2 आ गया 6√3/2 और ये 4 इंटू में √4 कहाँ है यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा 30 के लिए 0 आना चाहिए। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ आ रहा है मामला, ये फॉर्मूला सेट क्यों नहीं हो रहा 45 के लिए। अगर मैं 45 मतलब 30 डालो तो ये cos 90 हो गया तो 0 हो गया। 4 cos 30 का क्यूब √3/2 3√3/2 2 का क्यूब तो 8 आएगा ना एक्चुअली, हाँ ठीक है, तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा है ना 3√3/2 4√3/2 अगर यहाँ 3 लगाऊँ तो 4 लगाऊँ तो सही है बच्चों। 4 cos देखो 4 यहाँ पे 3 आना है ना तो 3 रूट कट गया 3√3/2 सही है एकदम। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला ये डाल देते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखो cos थीटा जाएगा कट है ना, तो ये हो गया 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। समझ रहे हैं बच्चों, तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 sin क्यूब स्क्वायर थीटा माइनस 3। 4 में से 3 गया 1 बचा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। 4 कैसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 होती नहीं है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 प्लस माइनस √4 माइनस 12 है ना प्लस 12/4√2 4 इंटू 2 8। सो साइन थीटा कम्स आउट टू बी माइनस का 1 प्लस माइनस √3/4 है ना, तो साइन थीटा कम्स आउट टू बी √3 माइनस 1/4। ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू। अब साइन थीटा ये आ गया तो कॉस थीटा भी निकाल लेंगे है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो कॉस थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस √3 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है ना, ठीक है बच्चों। सो दिस गिव्स मी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 16 है ना, तो 16 में से गए 4। देखो भैया बहुत कठिन हो गया ये, कोई बात नहीं। देखो
16 माइनस 4 प्लस 2√3/16 यानी कि 12 प्लस 2√3/16। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, है ना। बारह प्लस 2√3, तो 12 प्लस 2√3 को हम लिख देंगे 9 प्लस 3, है ना, 9 प्लस 3। देखो ये लिख सकते हैं हम लोग 9 प्लस 2√3 प्लस 3, जो कि हो जाता है 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, है ना, 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 प्लस √3/4। cos थीटा इज 3 प्लस √3/4। नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, और वो गड़बड़ क्या हुआ है, एक्चुअली cos थीटा की वैल्यू √3 प्लस 1/2 आ जाएगी, इसी का उल्टा आना चाहिए, √3 प्लस 1/4। डिग्री के करस्पॉन्डिंग। चलिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम साइन 2 इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देंगे, उससे साइन 18 की वैल्यू आ जाएगी, साइन 36 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मैथमेटिक्स ज़्यादा ही हो गया इसमें। ये तो √16 है ना, 12 और 4 16। थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चार चौके 16, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है बच्चों, क्या इक्वेशन आई थी हमारी। चलिए, मैं इतना मैथमेटिक्स के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ, अब एक लास्ट क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। ठीक है, देखो मान लो ये रिंग है और यहां से हमने एक छोटा सा मास dl लेंथ हटा दी। ठीक है, dl लेंथ का मास हटा दिया, और यहाँ पे आपको फील्ड बताना है O पे, और लैम्डा जो है वो लीनियर मास डेंसिटी है। तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो अब देखो क्या ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक ये बताई थी कि आप यहीं पे एक मास मान लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लैम्डा इंटू dl का मास मान लेंगे, उसके चलते यहाँ पे फील्ड निकाल देंगे और उसको उल्टा कर देंगे। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट O फील्ड एट O निकालने के लिए आप g इंटू में लैम्डा इंटू dl करेंगे, उसको r² से डिवाइड करेंगे। अब मान लो ये जो कट मारा है ये A पॉइंट पे मारा है, तो इसकी जो दिशा आएगी वो OA आएगी, है ना। उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो अलॉन्ग डायरेक्टेड टुवर्ड्स देखो, अगर यहाँ के मास का फील्ड निकालेंगे तो टुवर्ड्स OA आएगा, पर हमें तो उल्टा करना है, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स AO कर देंगे, समझे बच्चों। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे बना लूं, है ना, कायदे से ये, तो ये जो मास बचेगा इसी का फील्ड बचेगा, ये दोनों तो आपस में कट ही कर देंगे एक दूसरे को, तो इधर जो मास है उसका फील्ड तो इसी तरफ आना चाहिए ना, समझे बच्चों। तो बस अब अगर लैम्डा ही निकालना हो तो लैम्डा हो गया, मान लो रिंग का मास m है तो m/2πr, क्योंकि मान लो ये जो छोटी सी लेंथ है, इतनी छोटी कि बहुत ही नेग्लिजिबल है ये, तो पूरी लेंथ को 2πr मान लिया, 2πr से डिवाइड कर दिया इनको तो लैम्डा आ जाएगा, तो यहाँ पे डाल देंगे।
तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा आपका g इंटू में m इंटू में dl अपॉन में 2 पाई r क्यूब टुवर्ड्स ए ओ, ऐसे हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो ये आपका इंटेंसिटी निकालने का था। तो एक्चुअली जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है तो वो साइन 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। मैंने कोशिश करी थी और उसमें टाइम बहुत लग रहा था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। आप खुद निकाल लेना, ठीक है बच्चों। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हो जाएगा। तरीका तो मैंने बता ही दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।